नहीं नहीं, वो तुष्टीकरण वाली का बात वो ब्लेटेंटली करती है। एक आपने बता दिया किस्सा कि उन्होंने खुलकर कहा कि ये मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस और लेफ्ट वाले मांग रहे हैं मत जाना। कभी वो अल्लाह कसम कह देती हैं, वो दुआ पढ़ती हैं, मतलब वेरी इट इज वेरी ब्लेटेंट। देखिए अभी जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बीजेपी स्वीप करेगी या नहीं करेगी, वो बहुत कुछ निर्भर करता है इसी बात पे, जिस चीज़ का ममता जी बार बार डिस्कशन करेगी, मुस्लिम वोट कांग्रेस को न चला जाए या सीपीआईएम को चला जाए। तो बीजेपी की स्वीप यदि करेगी तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि सीपीआईएम और कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और वो शायद उसी डर से ममता बनर्जी को बीच में एक बार स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम बाहर से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे चुनाव। अरे मुझे तो आप ये बता दो व्यूअर्स, इस चुनाव के अंदर चर्चा क्या चली सबसे ज्यादा? आप सोचिए विपक्ष की तरफ से वोट परसेंटेज गिर गया, 2019 की तुलना में ना, मतलब कि कोई 70% नहीं करी, पिछली बार वोट था 67-68% गिर गया, वोट गिर गया। पूरे देश में 67% वोट पड़ रहा है। बंगाल में कितना वोट पड़ रहा है आपको मालूम है? पहले फेज में 82.7, छठे फेज में पांचवें में पड़ा था 78.45, चौथे में पड़ा था 80, तीसरे में पड़ा था 77, दूसरे में पड़ा था 76, पहले फेज में पड़ा था 81। एवरेज 80% वोट हो रहा है बंगाल में। पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट बंगाल के अंदर हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है भावेश? देखिए बंगाल में हमेशा से वोटिंग हाइट 80% वोट जनरली वैसे ही रहता है वहाँ पे। आप कंपेयर यदि बिहार से करेंगे, यूपी से करेंगे, तो बंगाल में हमेशा वोट परसेंटेज अच्छा खासा रहता है, वो 75 प्लस ही रहता है। असेंबली में भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा रहता ही है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, बंगाल के लोग ज़्यादातर वहीं पे हैं, ज़्यादातर जिनको काम मिलता है ज़्यादातर वहीं पे रहता है। बिहार यूपी के साथ एक दिक्कत यही है कि उनके जो प्रवासी ज़्यादा है अलग अलग शहरों में, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वोट वहाँ पे कम पड़ने का। जहाँ बिहार में देखेंगे तो 50-55% असेंबली में होता है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। जहाँ तक उसका चुनावी इंडिकेशन की बात करेंगे, देखिए चुनावी इंडिकेशन में ये सब थ्योरी बहुत ज़्यादा अब चलती नहीं है। बहुत जो शुरू में आए थे कि 2-3% घट गया तो एंटी इनकम्बेंसी है, ये कुछ इंडिकेट नहीं करता। उसका कुछ इंडिकेट नहीं। 2-3 उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे अभी गुजरात में 2022 में जो चुनाव हुआ था, 4% वोट वहाँ पे घट गई थी, लेकिन बीजेपी का जो सीट कितनी आ गई थी, 99 से 156 हो गया था। उसी तरह बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं, बंगाल भी हर हमारे स्टेट्स की तरीके से कुछ रीजन से बटा होता है। जैसे आप यूपी की बात करते हैं तो वेस्टर्न यूपी हो गया, अवध हो गया, पूर्वांचल हो गया। ऐसे जो वेस्ट बंगाल है वो बटा हुआ है एक कोलकाता रीजन में, एक साउथ बंगाल में और एक नॉर्थ बंगाल में। प्राइमरीली ये 3 रीजन्स हैं और माना ये जाता है कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी अच्छा करती है, बीजेपी वहां पर अच्छा करती है। कोलकाता रीजन बिल्कुल ममता बनर्जी के रंग में डूबा हुआ रहता है हमेशा से। तो कोलकाता रीजन तो ऐसा है जो अभी बहुत कोशिश बीजेपी ने, अगर इस बार कुछ हो जाए चमत्कार तो अलग बात है। साउथ जो सबसे बड़ा रीजन है 25 सीटों वाला, इसमें पिछली बार फाइट रही थी टीएमसी 15, बीजेपी 10। तो ये साउथ की बात कर लेते हैं हम। 25 सीटें तो इसी रीजन के अंदर हैं। भावेश से हमको जानना चाहिए, बस सीटें बता दूं आपको तो फिर आप कुछ बताओगे मुझे। हाँ 25 सीट, मतलब ये साउथ वाला जो है कृष्णानगर, रानाघाट, बनगांव, बारासात, बशीरहाट जहां पे संदेश खाली है, जॉयनगर, मथुरापुर, हावड़ा, ये फाइट वाला एरिया है और मेन यही है। देखिए पूरे बंगाल में 22 ऐसी सीटें थी 2019 से यदि आप कंपेयर करेंगे तो उसको बहुत क्लोज फाइट हुआ था वहाँ पे, जिसमें 11 बीजेपी जीती थी और 11 टीएमसी जीती थी। तो वो जो 22 सीटें हैं ना, वो डिसाइडिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे जो मार्जिन था बहुत कम था। आप जैसे आप हुगली की बात कीजिए, हुगली पे बहुत कम अंतर से चुनाव जीती थी लोकेश चटर्जी। ये 22 सीटें और ये पूरे बंगाल में फैली हुई है? पूरे बंगाल में फैली हुई। अच्छा। तो वो 22 सीटें हैं ना, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीएमसी जीती थी, बीजेपी लगभग बराबर दोनों सीटें जीती थी। तो वो दोनों स्टेक पे है, क्योंकि दोनों ने उस सीट को फिर से जीतने के लिए दोनों ने बराबर मेहनत की है, दोनों के पास उतनी संसाधन है, दोनों के पास उसी तरह का फेस है। इसलिए वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा चुनावी रिजल्ट जब 4 जून को आएगा या 1 जून को जो हम बताने वाले हैं।